वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में स्पाइरो कंपाउंड्स, एलीन्स, ठीक है, बाइस फिनाइल, इस टाइप के कंपाउंड्स का डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी कैसे होगी या कैसे नहीं होगी, ये सभी पॉसिबिलिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, छोटा सा टॉपिक है, इसको कंक्लूड कर लेते हैं, फिर कन्फर्मर्स की बात शुरू करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ physical properties of geometrical isomers. Geometrical isomers. Physical properties of geometrical isomers. अब इसका दो तीन एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करें चीजों को। उससे पहले एक दो बात अगर हम आपको बताएं, ठीक है, कि अगर हम कहें कि बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी का हाई होगा किसी का लो होगा, तो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, जैसे NH3 की बात करें, तो ये आपका लोन पेयर हो गया और H हो गया, H हो गया, ये आपका H हो गया। ठीक है, ये आपका इंटरेक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ये आपका नाइट्रोजन हो गया, लोन पेयर हो गया। इस टाइप से हमने स्ट्रक्चर बनाया। तो ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी प्रकार से वाटर की भी बात की जा सकती है। वाटर की भी बात करेंगे तो आप कहेंगे भाई इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी हम इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर सकते हैं। ठीक है, और भी साइड्स पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, इस टाइप से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जिसको हम क्या बोले, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की कई कैटेगरीज होती हैं, उसमें से एक कैटेगरी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जैसे एक और जनरलाइज अगर किया जाए कि जैसे A है, B है, यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस, ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। इस टाइप से डाइपोल की बात कर लिया, तो यहां भी हमने A कर दिया, यहां भी B कर दिया, यहाँ आपका डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस। ठीक है, ये आपका डाइपोल का डायरेक्शन हो गया। तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, जैसे अगर आपको इसको बॉयल करना है, वाटर को बॉयल करके वेपर फेज में ले जाना है, तो आप इन इंटरेक्शंस को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में NH3 का स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कम होता है। तो कम एनर्जी देने पे ही आपका वेपर फेज में चला जाएगा। इसका मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और इन कंपैरिजन टू NH3। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब अगर कंक्लूड किया जाए कि दो मॉलिक्यूल के बीच, ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो कई प्रकार के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपस के होते हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ये सब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के रखा है। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम यहां बात करें तो हम बोलेंगे कि भाई अगर ये डाइपोल जितना बड़ा हो जाएगा, यहाँ डेल्टा माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी, यहाँ डेल्टा प्लस की वैल्यू जितनी बड़ी, उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। या इनडायरेक्टली कहें कि डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, वाटर में सॉल्बिलिटी का मतलब भी, जैसे A हो गया, B हो गया, यहाँ डेल्टा माइनस हो गया, यहाँ डेल्टा प्लस हो गया। ठीक है, ये आपका वाटर से इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ डेल्टा प्लस है, तो वाटर के साथ जितना बढ़िया इंटरेक्शन करेगा, उतनी ज्यादा सॉल्बिलिटी होगी। तो अगेन ये पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी वाटर के साथ, उतना बेटर इंटरेक्शन और सॉल्बिलिटी उतनी ज्यादा। यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल एक ही बात है। तो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा होगी, डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा वाटर में सॉल्बिलिटी होगा। ठीक है, ये सब फैक्टर्स हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब आपने पहले भी पढ़ के रखा है।
ठीक है, यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए, बॉइलिंग पॉइंट, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी कर सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, एक और बात समझा जाए कि अगर फिर से यहां पोलैरिटी की बात किया जाए या डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी सॉल्बिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सॉल्बिलिटी इन वाटर, सॉल्बिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्बिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में रही, जितना ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा वाटर से इंटरेक्शन, उतना ज्यादा सॉल्बिलिटी होने जा रहा है। और एक और टर्म आता है वेपर प्रेशर और वोलाटिलिटी। वेपर प्रेशर क्या होता है? टेंडेंसी टू, अच्छा वेपर प्रेशर क्या है? अगर मान लीजिए किसी का बॉइलिंग पॉइंट लो है तो उसकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी हाई हो जाएगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इसका मतलब कि लो बॉइलिंग पॉइंट अगर है तो उसका वेपर प्रेशर क्या है? हाई है। तो इसका मतलब डाइपोल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1 प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो वोलाटाइल कंपाउंड्स होंगे, या प्रोपोर्शनल टू 1 वोलाटिलिटी। ठीक है, वोलाटाइल मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गो इन वेपर फेज। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो मोर वोलाटाइल होगा, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? हाई होगा। तो ये सारी चीजें डाइपोल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने जा रही है। ठीक है, अब जैसे हम लोग सिस और ट्रांस की अगर बात करें तो एक पॉइंट समझा जाए, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रांस स्ट्रक्चर है और ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखा जाए, यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये आपका sp2, ये आपका क्या हो गया? sp3 हो गया। तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया। और फाइनली ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे तो म्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मान लीजिए हमारा पहला एग्जांपल हो गया, फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसी में अगर आगे बढ़ा जाए, ठीक है, सिस स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो आप कहेंगे भाई डाइपोल का डायरेक्शन ये है और यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? ये है। ठीक है, इसको एक्सटेंड करके यहाँ ऐड करेंगे तो आपका 120 पे सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फाइनली क्या हो गया? म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 और ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये कंपाउंड क्या हो गया? आपका ट्रांस हो गया, सॉरी ये ट्रांस हो गया, ये आपका सिस कंपाउंड हो गया। सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, तो ये आपका सिस कंपाउंड हो गया। तो सिस का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया, ये आपका सेकंड। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहां अगर CH3 ले लिया जाए और यहाँ Cl, यहाँ H और H। ठीक है, तो ये कंपाउंड बेसिकली क्या हो गया? ये कंपाउंड ट्रांस हो गया। लेकिन आपको पता है क्लोरीन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन हो गया, तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स क्लोरीन। और यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो ये बेसिकली डाइपोल क्या है? अलाइन है। ये भी इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, तो 0 डिग्री पे आप सम कर रहे हैं। इसका मतलब डाइपोल की यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आने जा रही है। तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 और ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ट्रांसपोलर हो गया यहाँ। ठीक है, और ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया हमारा। और फोर्थ एग्जाम्पल अगर बनाया जाए, ठीक है, अगर हाइड्रोजन हम ऊपर कर दें, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना ले, तो हाइड्रोजन ऊपर, CH3 आपका नीचे, ये Cl हो गया और यहाँ H हो गया। ये कंपाउंड क्या हो गया? आपका सिस कंपाउंड हो गया। ठीक है, अगेन डाइपोल का डायरेक्शन यहाँ ये है और यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? ये है। तो ये अगेन कैंसिल आउट नहीं करने जा रहा है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 और ये कंपाउंड क्या है? पोलर। अच्छा, यहाँ अगर इसको μ1 कह दे और इसको μ2 कह दे, दोनों नॉन जीरो है,
लेकिन आपको पता है ये 0 पे सम हो रहा है, 120 पे सम हो रहा है, तो डाइपोल ज्यादा किसका होगा, ट्रांस वाले का। ठीक है, तो यहाँ μ1 ग्रेटर देन μ2 है। ठीक है, और यहाँ तो ये खैर 0 ही है, ये वाला 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ट्रांस क्या है आपका, नॉन पोलर है, और सिस क्या है, पोलर है। ठीक है, अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, ये 4 सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो ये भी नहीं कहना है जैसे आप मॉलिक्यूल मन में बैठा ले कि नहीं ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, सिस का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ट्रांस से ज्यादा होता है, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। इस एग्जांपल में देखिए सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है ट्रांस से, ये सही बात है, लेकिन वहां ट्रांस का ज्यादा है सिस से, तो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा किस टाइप के एटम्स अटैच्ड है, डाइपोल उस बात पे डिपेंड करेगा। तो अगर यहाँ हम फाइनली कंक्लूड करना चाहें, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्बिलिटी और वोलाटिलिटी। ठीक है, इस टाइप के अगर कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो फिर से देखिए ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो जाएगा, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट हो जाएगा। और उधर देखा जाए तो उधर आपका μ1 ग्रेटर देन μ2 है, यानी थर्ड ग्रेटर देन आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया। इसको अगर फोर्थ कर लिया जाए, थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ। ठीक है, फिर से समझिएगा, यहां ये क्या है, ट्रांस है, और यहां ये क्या है, सिस है। ठीक है, जबकि यहां ये वाला आपका क्या है, सिस है, और ये वाला क्या है आपका, ट्रांस है। ठीक है, मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा है। अच्छा, पोलैरिटी फिर से वही बात, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, सिस ग्रेटर देन फर्स्ट, और यहां ट्रांस ग्रेटर देन सिस। बॉइलिंग पॉइंट, अगेन बॉइलिंग पॉइंट की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है किसके साथ, डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी के साथ। तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट आपका सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, और यहाँ ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट फोर्थ से, सिस वाले से ज्यादा हो जाएगा। सॉल्बिलिटी भी वही बात है, सॉल्बिलिटी इन वाटर डिस्कस हो रहा है, तो सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, यहाँ भी थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ हो गया। वोलाटिलिटी, ठीक है, तो वोलाटिलिटी का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा वोलाटाइल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज मोर वोलाटाइल इन कंपैरिजन टू सेकंड, और यहाँ आपका फोर्थ जिसका डाइपोल मोमेंट कम है इज मोर वोलाटाइल इन कंपैरिजन टू थर्ड। ठीक है, और अगर एक और इसमें ऐड कर दें वेपर प्रेशर, तो वो भी यही होना जा रहा है, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, तो वेपर प्रेशर में क्या हो जाएगा, सेकंड और फर्स्ट में फर्स्ट ग्रेटर देन हो जाएगा सेकंड, और यहाँ आपका थर्ड और फोर्थ में फोर्थ ग्रेटर देन थर्ड। ये आपका क्या हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। समझ में आ रही बात। ठीक है, दिस इज वेपर प्रेशर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर और एक दो पैरामीटर्स हम लोग ऐड करें, जैसे और भी पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्बिलिटी, हीट ऑफ कंबशन, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट की बात चल रही है, सॉलिड को मेल्ट करा के लिक्विड में ले जाना है, तो सॉलिड स्टेट में पैकिंग इंपॉर्टेंट होती है, और पैकिंग के वेरियस पैरामीटर्स में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सिमेट्री। ठीक है, जितना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा उतना सॉलिड स्टेट में बेटर पैकिंग करेगा। समझ में आ रही बात। तो सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल इन कंपैरिजन टू सिस। ठीक है, ये जनरलाइज बात होती है।
तो मेल्टिंग पॉइंट में कुछ सोचना नहीं है, ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, ठीक है। और यहां जो फैक्टर है वो सिमेट्री का है, और सिमेट्री को एसोसिएट किससे कर रहे हैं, पैकिंग इन सॉलिड स्टेट से। सिमेट्री, ठीक है, पैकिंग इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज कर रहे हैं, कितना बेटर अरेंज कर रहे हैं, तो ये सब सॉलिड स्टेट का पार्ट है, वहां देखा जाएगा, वहां पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या याद रखना है, ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी की भी वही बात है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो यहां डाइपोल की बात अभी नहीं चलेगी, ट्रांस इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सिस। और हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी, ठीक है, यानी सिस ग्रेटर देन ट्रांस। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स पे सवाल पूछे जाते हैं और आप इसको कर ले जाएंगे। डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो यहां तक जो बात चल रही थी उसके लिए तो पोलैरिटी की बात कर रहे थे, और यहां जो बात कर रहे थे वो फिक्स बात हो गई, ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, ठीक है। अब यहाँ डाइपोल की बात हमने नहीं किया, यहां भी ट्रांस ग्रेटर देन सिस और यहां सिस ग्रेटर देन ट्रांस, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, इस पे थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, और कभी भी आंख बंद करके ये नहीं कंक्लूड कर देना है कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम होता है सिस से या ट्रांस का 0 होता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए एग्जाम्पल ऐसे लिए ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। अच्छा, एक और इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स, ये इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए अगर हम यहां डबल बॉन्ड लगा दें, यहां एच की बात करें, या मान लीजिए हम साइक्लोब्यूटेन, यहाँ एच हो गया, ठीक है, या साइक्लोपेंटेन की बात करें, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ मान लीजिए हम CH3 लगा दें, या साइक्लोहेक्सेन की बात करें, ठीक है, यहाँ हम CH3 लगा दें, HH लगा दें, CH3 लगा दें, ठीक है। तो देखने से तो ये क्या लग रहा है, जैसे हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात साइकिल में भी की और डबल बॉन्ड के क्रॉस भी की, ठीक है। लेकिन अगर साइकिल में डबल बॉन्ड इस प्रकार से है तो देखिए स्ट्रक्चर देखने में तो क्या लग रहा है, ये स्ट्रक्चर सिस लग रहा है, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, यहाँ भी देखिए सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, यहाँ भी सेम प्रायोरिटी ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है, CH3 सेम साइड और अपोजिट साइड ये ग्रुप चले गए, तो इसको हमको सिस कहना चाहिए, या यहाँ देखिए सिस डबल बॉन्ड के क्रॉस ये सिस होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि नहीं, इनको सिस हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम में अगर आप इसको सिस कहते हैं, ठीक है, तो सिस इसको तभी कह सकते हैं जब करस्पॉन्डिंग ट्रांस भी आपको रूम टेम्परेचर पे मिले, तो इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांस नहीं मिल पाता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांस क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स अप टू 7 कार्बन एटम रिजिड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। समझ में, रिजिडिटी मतलब समझने की कोशिश करिए, साइकिल, ठीक है, इस साइकिल को आपने इधर से जोड़ दिया है इससे, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ये फिक्स टाइप की, एक रिजिड टाइप की साइकिल हो गई, ठीक है। तो ये सिस तो आप बोलेंगे इसको, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांस आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको सिस भी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो यानी हम लोग एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि साइक्लोएल्कीन्स में डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन कब तक, अप टू 7 कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और ट्रांसफॉर्म भी रूम टेम्परेचर पे मिलने लगता है, ठीक है। 8 या 8 से बड़े साइड की अगर साइकिल होगी तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब इसको फिर से समझने की कोशिश करिए,
देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, जैसे आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां CH3 हो गया, यहां CH3 हो गया, ठीक है, और यहां आपने स्ट्रक्चर्स बना लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि सर ये सिस हो गया। अब ट्रांस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको साइकिल तो बनाना ही है, ठीक है। ट्रांस बनाने के लिए, ठीक है, आपको इसको इधर वाले से जोड़ना होगा। जैसे यहां से कार्बन निकला और यहां से कार्बन निकला और उसको आपने जोड़ के साइकिल बना दिया अपोजिट साइड से। ये इधर से कार्बन निकल रहा है और ये इधर से कार्बन निकल रहा है और इसको घुमा के आपको जोड़ना भी है, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स रिजिड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कम कार्बन होते हैं इसमें। तो ट्रांस वाले साइड से कार्बन निकल के और इधर से निकल के कार्बन आपस में जुड़ नहीं पाता है। कब 7 कार्बन एटम्स की साइकिल हो तब तक। लेकिन 8 हो जाएगा तब आप इधर से इधर को आप जोड़ लेंगे, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल होने लगता है, ठीक है। तो इसको एज एन इंफॉर्मेशन हम लोग लिखा जाए, ड्यू टू rigidity of cycle, geometrical isomerism in cycloalkenes is not possible across pi bond up to 7-sided साइकिल, ठीक है। 7-sided साइकिल या 7 कार्बन की साइकिल तक, ठीक है, आप डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात नहीं करेंगे, बट when the cycle is big enough मतलब greater than equal to 8 carbon in cycle, then molecule become flexible and GI is possible across pi bond। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाई बॉन्ड के अक्रॉस पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये अगेन इंफॉर्मेटिव बात है। तो ये जितने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप ट्रांस साइड से कार्बन को निकालें और उसको जोड़ दें साइकिल बना के, तो ये संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 8 साइड की साइकिल बनाता है, फिर से इसको समझा दें, ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड दे दिया उसने, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर क्या लग रहा है, ये स्ट्रक्चर सिस लग रहा है। तो हाँ, यहां ये सिस स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें पॉसिबल है। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक तो ये पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर की, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वहां आपको बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जोड़ लीजिए 1 2 4 5 6 7 नहीं 1 2, फिर से बनाया जाए, ठीक है। ये 8 साइड की साइकिल है। ये जो फाइनली रिप्रेजेंटेशन होता है इसका ऐसे होता है, ठीक है। अगर ऐसे बना के पूछता है तो हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें हो जाएगा। और उसको दिखाएंगे कैसे एक्चुअल में, यहां देखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे यहां अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, भाई अपोजिट ग्रुप क्या है, सेम साइड है, तो ये आपका सिस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में ट्रांस की भी पॉसिबिलिटी है। यहां डबल बॉन्ड लगा दिया तो यहां आपको समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट साइड जा रहे हैं, और ये क्या है, ट्रांस है। फिर से समझने की कोशिश करिए, ट्रांस स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। ये ट्रांस अपोजिट साइड से कार्बन निकला और इसमें भी क्या है, अपोजिट साइड से कार्बन निकला है, लेकिन इसको घुमा के आपने इसी से जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि साइकिल इतनी बड़ी है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। अपोजिट साइड से कार्बन भी निकल रहे हैं तो उसको घुमा के आप जोड़ सकते हैं, जो कि छोटे साइड की साइकिल्स में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि सर ये और ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपने इधर शिफ्ट कर दिया, या रेजोनेंस की कोई बात करें, नहीं।
ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, और आपस में रिलेशनशिप क्या है, सेम आईयूपीएसी नेम, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ट्रांस की साइड दिखाई हमने और ये ट्रांस स्ट्रक्चर दिखाया और अपोजिट साइड से कार्बन निकल के जुड़ गए, और ये क्या है, सिस है, सेम साइड से कार्बन निकाल के आपने जोड़ा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और सिस और ट्रांस मेरे ख्याल से आपको क्लियर यहाँ हो गया है, ठीक है। तो अगेन इंफॉर्मेशन है, 8 या उससे बड़े मेंबर की रिंग डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करती है। तो यानी ये, इसको हम क्या मानेंगे, दिस इज अ ज्योमेट्रिकल सेंटर। लेकिन 6 साइड में अगर साइकिल, 6 साइड की साइकिल में डबल बॉन्ड होगा तो ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं होगा, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये 10 कार्बन हो गए, ठीक है, 10 साइड की साइकिल होगी, तो बिल्कुल इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अक्रॉस द पाई बॉन्ड होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा के पूछ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगा के पूछ रहा है कि सिस ट्रांस है क्या है। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में आ गया कि भाई ये ग्रुप सेम साइड जा रहे हैं, तो अपोजिट साइड इधर 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 और इधर कौन से ग्रुप बने हुए हैं, तो आप बना के चेक कर सकते हैं। एक बार इधर और इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सिस हो गया। यहाँ देखिए अपोजिट साइड बड़े ग्रुप जा रहे हैं या सेम ग्रुप अपोजिट साइड जा रहा है, या ऐसे ना समझ में आए तो आप यहाँ हाइड्रोजन बना लीजिए समझने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड जा रहे हैं, तो ये आपका ट्रांस है। बिल्कुल इसको हम ट्रांस बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग सिस भी हमको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये 8 से बड़ी साइड की साइकिल है, 8 है उससे बड़े साइड की साइकिल, तो इसको भी करस्पॉन्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका सिस ज्योमेट्री है। समझ में आ रही बात, तो बिल्कुल ये इंफॉर्मेटिव बात हो गई कि 8 या उससे बड़े साइड की साइकिल में डबल बॉन्ड के क्रॉस, यानी साइक्लोएल्कीन्स में डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द साइकिल, ठीक है। ट्रांस साइड से भी आप कार्बन को निकाल के उस साइकिल को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कंप्लीट हो गई। अब एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इसमें लिखते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स different arrangement of atoms possible different arrangement of atoms which are non-isolable and interconvertible to each other by rotation about sigma bond, by rotation across sigma bond, ठीक है। तो डेफिनेशन को एक बार पहले भी इस टाइप की डेफिनेशन हम लोग दिया था, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विच आर नॉन आइसोलेबल एंड इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर बाय रोटेशन अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स।
अब इसको एग्जांपल से हम समझाएं, ठीक है, डिफाइन तो कर दिया। एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, जैसे कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। तो अगर इथेन की बात करें तो ये आपका इथेन मॉलिक्यूल में एटम्स हो गए। हम इसमें बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है यहां फ्री रोटेशन करेंगे। और फ्री रोटेशन से जो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, उसको हम ड्रॉ करेंगे और उसके बारे में कुछ नए टर्म्स और कुछ नई बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां हम लोग फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले भी डिस्कस किया था कि भाई हेड ऑन ओवरलैप होता है सिग्मा बॉन्ड में, तो उसको आप रोटेट करेंगे, तो अगर उसके क्रॉस अगर रोटेट करके करेंगे तो बॉन्ड्स नहीं ब्रेक होंगे और फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर बनाने की बात की जाए, ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये हो सकता है देखा जाए, यहां अगर इसको 3 डायमेंशनल व्यू देने की कोशिश करें, देखिए एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि भाई कार्बन है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो गया, उससे अटैच 3 हाइड्रोजन हो गया, और एंगल्स वगैरह सब कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट है। तो एक तो प्लेन ऐसे ही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, और इन दोनों को सोहर्स प्रोजेक्शन बोला जाता है, सोहर्स प्रोजेक्शन। और सोहर्स प्रोजेक्शन में इसको इक्लिप्स्ड, सोहर्स में इक्लिप्स प्रोजेक्शन। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश किया जाए कि कार्बन से अटैच ये हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच ये कार्बन, ठीक है, अगर हम बोर्ड के प्लेन में मानते हैं, कार्बन से अटैच ये हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच ये कार्बन अगर हम बोर्ड के प्लेन में मानते हैं, ठीक है, तो ये दोनों बॉन्ड कहां जाएंगे, एक बाहर की तरफ जाएगा, एक अंदर की तरफ जाएगा। तो अगर 3 डायमेंशनल व्यू दिया जाए तो एक को हमने बाहर बना दिया, ठीक है, और दूसरे को कहां बना दिया, अंदर बना दिया, ठीक है। यहां भी वही काम करते हैं, एक को बाहर बना देते हैं और एक को अंदर बना देते हैं, ठीक है। ये एक हमने रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की। अब सोहर्स प्रोजेक्शन का ये मान लीजिए एक फॉर्म हो गया, ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक आसान तरीके से स्टडी करने के लिए इसको एक व्यू दिया जाता है, यहां से व्यू किया, ठीक है, और व्यू किसके लॉन्ग कर रहे हैं, कार्बन कार्बन की लाइन के लॉन्ग व्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन एक कार्बन है, ठीक है, इसको हम समझाने की कोशिश करें आपको। जैसे यहां पे क्या है, कार्बन है, ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करिए, और यहां टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, और यहां भी क्या है, बॉन्ड है, ठीक है। अब ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहां समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर से समझिए, ये कार्बन है और यहां क्या है, कार्बन है, ठीक है। ये वाला जो लाइन है, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन हमने अटैच किए, तो 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने साइड व्यू आपको दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए यही हम
अच्छा, ऐसा अरेंजमेंट इधर है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा है, दिख रहा है, और ऐसा ही टेट्राहेड्रल यहां भी बना हुआ है, ठीक है। तो अगर रिलेटिव बात करें तो अगर हम आपको सामने से दिखाने की कोशिश करें, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसके सामने इसको बनाया है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आप एकदम सामने से देखें तो ज्यादा व्यू क्लियर होगा। तो सामने से आप देख रहे हैं तो इस कार्बन, एक दोनों कार्बन क्या है, जैसे ये हरा वाला जो ये नीला वाला है, ये एक दूसरे ये क्या है, पीछे दिख रहे हैं, देखिए ऐसे देखिए, ठीक है, दिख रहा है। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसके जस्ट पीछे हमने ये बॉन्ड बनाया, ठीक है। और क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अगर एक बॉन्ड एक के पीछे बनेगा तो यहाँ वाला बॉन्ड इसके पीछे बनेगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इसके पीछे दूसरा बॉन्ड होगा, और इधर जो बॉन्ड होगा इसके पीछे अगला बॉन्ड होगा। समझ में आ रही बात? तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोले, इक्लिप्स स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम इसको घुमाएं तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और इसके क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगा। तो अगर ये अपोजिट हो गया तो इसके अपोजिट भी इधर बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अपोजिट भी इधर बॉन्ड्स हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड बोलेंगे। अभी उसकी बात करते हैं। तो फिर से समझा जाए तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, और इसके पीछे ये बना हुआ है, ठीक है। और आप अगर इधर से व्यू करते हैं, फिर से जरा समझा जाए कि अगर इस कार्बन कार्बन की लाइन के अलोंग आप व्यू करते हैं, सामने से व्यू कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड आपको दिख रहा है और पीछे वाला बॉन्ड जस्ट उसके पीछे तो आपको नहीं दिखेगा। यहाँ वाला बॉन्ड दिख रहा है, उसके पीछे वाला बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ वाला बॉन्ड दिख रहा है, उसके पीछे वाला बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ये आइटम्स आपको नहीं दिख रहे हैं। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रक्चर बनाए वो व्यू करके, तो यहाँ एक तरीका ये होता है कि जो बैक कार्बन होता है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है जो नहीं दिख रहा है, और फ्रंट वाले को इस टाइप से, जैसे अगर यहां देखा जाए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। आपको 3 एटम्स दिखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और अगर आप 2 डायमेंशन में इसको बनाएंगे तो इनके बीच बॉन्ड एंगल जो दिखेगा वो आपको 120 डिग्री का दिखेगा, जबकि बॉन्ड एंगल है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट है, और दिखेगा कितना, 120 का बॉन्ड एंगल दिखेगा। फिर से समझने की कोशिश करिए, ये बॉन्ड्स आपके बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और ये भी क्या है, बाहर की तरफ, ये भी क्या है, बाहर की तरफ, ठीक है। हम सामने से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं और बोर्ड के प्लेन में 2 डायमेंशनल व्यू दे रहे हैं। तो इसमें जो रूल्स है, पीछे वाले कार्बन को सर्कल से और आगे वाले कार्बन को इस प्रकार से हमने सिमेट्रिकली बना दिया है, ठीक है। ये कार्बन है आगे वाला और पीछे वाला कार्बन सर्कल से, तो इसे 3 एटम अटैच कर दिया और बॉन्ड एंगल अभी 120 का दिख रहा है, ठीक है एक्चुअल में 109 डिग्री 28 में। अच्छा, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन हमने बनाया इसको बोला जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में इस फॉर्मेट को बोला जाता है इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो फिर से समझने की कोशिश करिए, 3 डायमेंशनल सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। और सॉहर्स प्रोजेक्शन में आपका क्या हो गया, ये 3 डायमेंशनल सॉहर्स प्रोजेक्शन हमने दिखाने की कोशिश की, ठीक है, बाहर अंदर करके, और एक एटम के पीछे दूसरा एटम है तो बाकी सभी एटम एक दूसरे के पीछे होंगे। और अगर कार्बन कार्बन की लाइन के अलोंग व्यू किया जाए, ठीक है, सामने से इधर से व्यू कर रहा है, तो आपको कुछ इस प्रकार की सिचुएशन दिखेगी, ठीक है। तो सामने वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है और पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, और उससे अटैचमेंट इस प्रकार से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट है और ये आपका बैक, ठीक है। तो बैक कार्बन को सर्कल से और फ्रंट कार्बन को पॉइंट से, और उससे 3 अटैचमेंट, और पीछे वाले से इस प्रकार से 3 अटैचमेंट, और इसको उठा के इसके ऊपर हमने रख दिया, सामने से देख रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात क्या है कि यहां आप रोटेट कर सकते हैं। तो यहां अगर आपने 180 डिग्री का रोटेशन कर दिया, सपोज 180 डिग्री का रोटेशन कर दिया, तो ये बॉन्ड किधर जाएगा, रोटेट होकर इसके जस्ट पीछे चला जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करिए, सामने वाला बॉन्ड इस प्रकार से है, ठीक है, हाइड्रोजन है, और पीछे वाला हाइड्रोजन क्या है, इस प्रकार से उसके पीछे, ठीक है। अगर सामने से दिखाएं तो क्या हो रहा है, आपको सामने से आपको एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, समझ में आ रही बात, पीछे वाला नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर पीछे वाले को रोटेट करें रोटेट करें रोटेट करें और 180 डिग्री का रोटेशन दे दें, तो कुछ इस प्रकार से सिचुएशन हो जाएगी। 180 डिग्री क्या हो जाएंगे, ये अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक बॉन्ड एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट हुआ तो बाकी सभी बॉन्ड्स क्या होंगे, एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो अगर उसको हम बनाने की कोशिश करें यहां, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, सपोज सामने वाले को हम फिक्स रखते हैं हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, और पीछे वाले को रोटेट कर दिया आपने, तो ये हाइड्रोजन आपका यहाँ चला गया, बाकी हाइड्रोजन यहाँ, और ये हाइड्रोजन आपका यहाँ चला गया। ये मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है, ये क्या है 180 डिग्री अपोजिट दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको भी 3 डायमेंशनल व्यू देने की कोशिश करें तो ये आपका क्या है, इनटू द प्लेन बनाया है, ये आपका आउट ऑफ द प्लेन बनाया है, ये बोर्ड के प्लेन में बना रहे हैं। ये हाइड्रोजन आपका नीचे चला गया और एक हाइड्रोजन यहां आपका बाहर की तरफ हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहां क्या हो जाएगा आपका अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से समझना थोड़ा कठिन है, ठीक है, लेकिन बस इस पे ध्यान दीजिए। ये हाइड्रोजन क्या है 180 डिग्री अपोजिट है। हाँ, लेकिन इसका आसान तरीका क्या है, अगर आपने कार्बन कार्बन के एलोंग व्यू किया, ठीक है, एलोंग कार्बन कार्बन, एलोंग कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के एलोंग व्यू कर रहे हैं, समझ मेरी बात। तो आप स्ट्रक्चर जो बनाएंगे यहां, तो ऊपर वाला तो न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया, यहां न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये आपका इक्लिप्स्ड हो गया, ठीक है। तो फ्रंट से अगर देखा जाए कार्बन कार्बन के लॉन्ग, तो ये आपने हाइड्रोजन बना दिया, और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इसके अपोजिट हो गया, बाकी हाइड्रोजन इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलने जा रहे हैं, इसको भी हम इसको स्टैगर्ड बोला जाएगा, स्टैगर्ड, दिस इज स्टैगर्ड। तो ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन में इक्लिप्स्ड हो गया, ये क्या हो गया स्टैगर्ड। जब एटम्स एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे तो उसको स्टैगर्ड या एंटी बोला जाता है, स्टैगर्ड या एंटी, समझ में आ रही बात। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन हमारे बड़े काम का प्रोजेक्शन है। तो मेरे ख्याल से ये व्यूज आपको समझ में आ गए, ठीक है। CH4 नहीं, ये आपका क्या हो गया इथेन का मॉलिक्यूल हो गया, और किस प्रकार से चीजें घूम रही है और उसको आसानी से हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे समझ सकते हैं, और सॉहर्स प्रोजेक्शन किस प्रकार से है, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से जरा बना के स्टडी किया जाए। न्यूमैन प्रोजेक्शन को जरा फिर से समझा जाए। देखा जाए न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। तो अभी अभी आपको बताया कि इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर आप सामने से देखेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये पीछे का हाइड्रोजन। अच्छा, फिर से समझने की कोशिश करिए, सभी बॉन्ड्स के एंगल कितने हैं 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। एक टर्म आता है एंगल स्ट्रेन, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जितना एंगल चाहिए, अगर उससे कम देते हैं या ज्यादा देते हैं तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आती है, अनस्टेबिलिटी आती है उसको, ठीक है। उस अनस्टेबिलिटी को एंगल स्ट्रेन नाम दे दिया जाता है। तो क्या इस मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन है? नहीं, एंगल स्ट्रेन नहीं है, बिकॉज ऑल द एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसको आपने रोटेट किया 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन किया, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया। तो सामने वाले को एक को फिक्स करके दूसरे का रिलेटिव इस पे स्टडी किया जाए तो बीचों बीच आपको दिखेगा, ठीक है। और ये एंगल 60 डिग्री का आपको दिखेगा। अच्छा, यहां जो एंगल है, जो आगे के CH बॉन्ड और पीछे के CH बॉन्ड, ठीक है, या आगे के बॉन्ड, आगे के कार्बन और जो भी एटम यहां हो उसके बीच जो ये, ठीक है, बॉन्ड है, और पीछे वाले कार्बन और जो भी एटम अटैच हो, फिलहाल यहाँ हाइड्रोजन है, तो उस बॉन्ड के बीच जो एंगल 2 डायमेंशन में दिख रहा है, ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। तो दिस इज डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल।
ठीक है, सपोज हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई ये दोनों जो हाइड्रोजन है इनके बीच डाइहेड्रल एंगल की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यहाँ डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया, तो यहाँ डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री रोटेट किया तो क्या हो गया, 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल। फिर अगर आपने रोटेट कर दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये फिर से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा और ये डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगेन आपने क्या किया, 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। तो फिर से समझने की कोशिश करिए कि फिर से आप यही काम कर सकते हैं, 60 डिग्री फिर से रोटेशन किया, यहां आ गया डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री का हो गया। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच बात हो रही है, 180 डिग्री, फिर इधर रोटेट कर दिया 240 डिग्री डाइहेड्रल एंगल हो गया, फिर रोटेट कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, फिर आपका यहाँ हाइड्रोजन हो गया। 60-60 का रोटेशन करेंगे तो फाइनली ये जो हाइड्रोजन है इस 60 पे जाएगा, 120 पे जाएगा, 180 पे जाएगा, फिर आपका यहाँ 240 पे चला जाएगा, 300 पे आएगा, फिर आपका घूम के फिर से 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल हो जाएगा और आपने एक सर्किल पूरा कंप्लीट कर लिया। समझ में आएगा। जैसे आप कह सकते हो सर ये दोनों तो सेम है, हाँ ये दोनों सेम है, लेकिन अभी क्या है कि जो कन्फर्मेशंस बनाने का जो तरीका होता है वो रोटेट करके आप पूरा एक चक्कर घूम जाएंगे। ठीक है, और बीच में जितने भी रिलेटिव अरेंजमेंट्स बन रहे हैं उनको हम कन्फर्मेशंस बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है, और यहां घुमाने का कंसेप्ट क्या है, 360 पूरा रोटेट करके दोबारा डाइहेड्रल एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको बना रहे हैं। अच्छा, अब यहां ये समझा जाए कि इसकी अगर बात करें तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको नाम दिया जाता है इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, और इसको स्टैगर्ड, स्टैगर्ड या एंटी कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड या एंटी कन्फर्मेशन नाम दिया गया। अब यहां अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है। अब यहां कुछ टर्म आएंगे, जैसे एक डाइहेड्रल एंगल टर्म आ गया, तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें, स्टेबिलिटी, तो स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इक्लिप्स्ड। ठीक है, या अगर मान लीजिए ये बेसिकली इक्विलिब्रियम है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड आपस में इक्विलिब्रियम में है, और स्टैगर्ड को अगर इक्लिप्स्ड में ले जाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पे कोलिजन से मिल जाती है, तो इसीलिए स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड में जाता है, फिर इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड में जाता है, और ये पूरा कन्वर्जन चलता रहता है। ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपको मिल जाती है। अब यहाँ एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड में डिफरेंस इन एनर्जी है। ठीक है, तो स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड में जाने में रिपल्शन फील करता है। रिपल्शन किसके किसके बीच हो रहा है, तो कई इसमें थ्योरीज दी जाती है। यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और यहाँ भी क्या है आपका कार्बन हाइड्रोजन का क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे के जस्ट पीछे आ जाएंगे तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का आपस में रिपल्शन होगा, जिसके कारण अनस्टेबिलिटी आएगी, जिसके कारण स्ट्रेन डेवलप होगा, जिसको हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेन नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के पीछे आएगा, तो जो स्ट्रेन डेवलप हुआ, जो अनस्टेबिलिटी आई, उसको नाम क्या दिया, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, और टॉर्सनल एनर्जी भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, या स्ट्रेन एनर्जी बोला जाता है। तो टॉर्सनल एनर्जी क्या होती है, स्टैगर्ड को इक्लिप्स में ले जाने पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, या एनर्जी डिफरेंस जो होता है इनके बीच, वही क्या होता है, टॉर्सनल स्ट्रेन या टॉर्सनल एनर्जी। ठीक है, तो यहां कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हैं कि देयर इज रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द फ्रंट CH एंड बैक CH बॉन्ड व्हेन दे आर इन इक्लिप्स्ड, एंड दिस रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज टॉर्सनल स्ट्रेन। या टॉर्सनल स्ट्रेन की एक और डेफिनेशन होती है, रिपल्सन टुवर्ड्स रोटेशन, रोटेशन को जो फोर्स रेजिस्ट करे वही क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन है। ठीक है, एंड द एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट स्टैगर्ड टू इक्लिप्स्ड इज कॉल्ड एज टॉर्सनल एनर्जी। ठीक है, दो तीन टर्म है उसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो हमने आपको क्या बताया, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू इक्लिप्स्ड, तो यहां आपका टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन,
टॉर्सनल स्ट्रेन की कई डेफिनेशन, एक डेफिनेशन होती है रिपल्सन टुवर्ड्स रोटेशन, रिपल्सन टुवर्ड्स रोटेशन, रिपल्सन टुवर्ड्स रोटेशन इज कॉल्ड एज टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। या देयर इज अ रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स व्हेन इन द इक्लिप्स्ड फॉर्म कॉल्ड एज टॉर्सनल स्ट्रेन, और repulsive interaction between the electron clouds in eclipsed form is called as torsional strain, ठीक है। रिपल्सिव इंटरेक्शन इन द इक्लिप्स्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज टॉर्सनल स्ट्रेन। एक के पीछे एक है तो आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगी, रिपल्शन होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम हो चुकी है, और इसी को क्या नाम दे दिया, टॉर्सनल स्ट्रेन, या रिपल्शन टुवर्ड्स रोटेशन इज कॉल्ड एज टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। टॉर्सनल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड में, इक्लिप्स्ड क्या है, अनस्टेबल है, तो डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड इज कॉल्ड एज टॉर्सनल एनर्जी, टॉर्सनल एनर्जी। तो डिफरेंस इन एनर्जी between staggered and eclipsed is called torsional energy, ठीक है। स्टैगर्ड और इक्लिप्स में जो डिफरेंस इन एनर्जी होगा वो क्या होगा, टॉर्सनल एनर्जी होगा। जैसे यहां सबसे सिंपल एग्जांपल हमने क्या लिया, इथेन का सबसे सिंपल एग्जांपल लिया, उसमें अगर टॉर्सनल एनर्जी की बात किया जाए तो ये आता है 3 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए हम, ये रिलेटिव एनर्जी हो गया, रिलेटिव एनर्जी, ठीक है, और इधर हमने डाइहेड्रल एंगल की बात की, डाइहेड्रल एंगल। तो डाइहेड्रल एंगल आपका 0 डिग्री हो सकता है, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, और दोबारा से 360, मतलब दोबारा, ठीक है, 0 डिग्री के डाइहेड्रल एंगल पे आ गए, ठीक है। तो अगर रिलेटिव एनर्जीज की बात करें तो 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाएगा, और 60 डिग्री पे आपका स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इस टाइप से एनर्जी लेवल्स चलते रहेंगे। ठीक है, इस टाइप से ये कन्फर्मेशंस एनर्जी वाइज चल रहे हैं, समझ में आई बात। और ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है ये 3 किलो कैलोरी पर मोल है। ये किसके लिए बात हो रही है, फॉर इथेन, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है वो क्या है आपका, एंटी फॉर्म है या स्टैगर्ड फॉर्म है, और इसको क्या बोले हम लोग, इक्लिप्स्ड फॉर्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला इक्लिप्स्ड है और नीचे वाला क्या है, स्टैगर्ड, ये आपका एंटी फॉर्म। समझ आ रही बात। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टॉर्सनल एनर्जी। टॉर्सनल एनर्जी बैरियर इसमें कितना है, 3 किलो कैलोरी पर मोल का है।
ठीक है। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, जब इक्लिप्स्ड फॉर्म में बॉन्ड्स एक दूसरे के पीछे आ जाते हैं तो एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच, ठीक है, जो रिपल्शन होता है, जो अनस्टेबिलिटी आती है, उसके कारण उसको टॉर्सनल स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन की बात हम लोग कर पा रहे हैं। अच्छा, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे, देखिए समझने की कोशिश करिए कि आपस में इक्विलिब्रियम की बात चल रही है, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये आपका स्टैगर्ड हो गया और इन इक्विलिब्रियम विद इक्लिप्स्ड, और डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। मोर एनर्जी कंटेनिंग कन्फर्मेशन जो होंगे उनकी नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड द, या पॉपुलेशन ऑफ इक्लिप्स्ड फॉर्म इंक्रीजेस। ठीक है, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर equilibrium is shifted towards eclipsed form. Equilibrium is shifted towards eclipsed form, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो जिधर डेल्टा एच पॉजिटिव है उस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझा जाए कि किन मॉलिक्यूल्स में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म या कन्फर्मेशंस की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो या ये जो रिलेटिव अरेंजमेंट है वो कहां चेंज होगा, तो कंपाउंड्स इन विच 4 atoms are connected only through sigma bond, may show conformational isomerism. अब ये अगेन बड़ी रिलेटिव बात है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में काफी हद तक काम आ जाएगा आपके। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आप कन्फर्मेशंस का मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के अबाउट रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंसेस अगर मिल रहे हैं तो वो कन्फर्मेशंस की बात हो रही है। ठीक है, जैसे हमने आपको क्या बोला, ए बी सी और डी ऐसा सिस्टम खोजेंगे और आपस में सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, अब ये ए बी आपस में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये ए इस टाइप से हो गया। तो क्वेश्चन करके इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो conformational isomerism? Which of the following will show conformational isomerism? CH4 CH3Cl H2O2 NH2OH N2H4 C2H4
चलिए इसमें बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। देखा जाए फॉर एग्जाम्पल पहला वाला अगर देखा जाए, ठीक है, ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो अगर आप यहां समझने की कोशिश करिए कि कोई कहे कि सर फ्री रोटेशन है क्या इसमें, तो हाँ फ्री रोटेशन है, ठीक है। आप चाहे तो यहां फ्री रोटेशन की बात कर सकते हैं, ये फ्री रोटेशन, लेकिन आप यहां रोटेट करेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंसेस आपको मिलने चाहिए, ठीक है। तो वो तो यहां नहीं मिलेगा, नो रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस, बट नो रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। तो रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं मिलेगा तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। सेम सिचुएशन यहां भी है, CH3Cl, यहां Cl लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, आप फ्री रोटेशन कराइए यहां, लेकिन रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं मिलेगा तो यहां भी कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म नहीं होगा। H2O2, ठीक है, इसको हटा दें यहां से। H2O2 की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज समझने की कोशिश करिए कि यहाँ एक तो समझने का तरीका ये हो सकता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे बना दिया, ठीक है, ये आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, और सिग्मा बॉन्ड ही दिख रहा है, इसका मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब इसको ऐसे भी समझिए कि यहां दो दो लोन पेयर भी हैं, ठीक है, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम बनाना चाहें तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे समझें कि भाई लोन पेयर है, लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ भी आपका लोन पेयर है, लोन पेयर हो गया और हाइड्रोजन हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और इसको घुमा रहे, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंसेस की बात निश्चित रूप से होगी। इसके डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट्स की अगर बात करें तो सामने अगर फ्रंट इसको हम ऑक्सीजन माने और बैक को ऑक्सीजन माने, समझ में आई बात, यहाँ फ्रंट और बैक क्या है, ऑक्सीजन है, तो उससे क्या क्या अटैच है, तो रिलेटिवली आपका लोन पेयर, ठीक है, और इस टाइप से, और इसमें डिफरेंट फॉर्म्स में आप लोन पेयर यहां बना सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहां लोन पेयर बना लिया और इस टाइप से बना लिया, या इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाले को फिक्स करके पीछे रोटेट कर रहे हैं, तो और पॉसिबिलिटी आपको क्या मिल सकती है, फ्रंट ऑक्सीजन बैक ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, मान लीजिए ऐसे बनाएं कि दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाए, अपोजिट साइड हो जाए, ये हाइड्रोजन बना दिया तो लोन पेयर आपको कहां बनाना पड़ेगा, यहां बनाना पड़ेगा। यहां देखिए फिर से समझिए, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से क्या हो रहा है, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस हो रहा है, निश्चित रूप से हाइड्रोजन हाइड्रोजन की डिस्टेंस बढ़ सकती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की डिस्टेंस घट सकती है, और सिंपल तरीके से अगर बताएं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की डिस्टेंस आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, बाकी पोजीशंस में क्या है, लोन पेयर है, तो इक्लिप्स भी हो सकता है, हालांकि इक्लिप्स नहीं बना है, ठीक है, इसको और रोटेट करेंगे तो एक के पीछे एक आ जाएगा, तो इक्लिप्स फॉर्म भी हो सकता है और स्टैगर्ड फॉर्म भी हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है, हाइड्रोजन के रिलेटिव हाइड्रोजन की डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, ये आपका हाइड्रोजन हो गया और यहाँ भी क्या है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को आप रोटेट करिए तो एक दूसरे के रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से, ठीक है।
H2O2 में बिल्कुल कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो होगा, टिक कर लीजिएगा उसको। NH2OH, तो यहां भी वही बात है, H H ठीक है, चाहे तो ABCD कर लीजिए, यहां फ्री रोटेशन करेंगे तो बिल्कुल कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो होंगे। अगर इसको बनाना चाहे हम, अगर फ्रंट को हम नाइट्रोजन बोले और बैक को क्या बोल दें, ऑक्सीजन बोल दें, तो नाइट्रोजन से क्या क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन और एक क्या है, लोन पेयर है। और बैक वाले ऑक्सीजन से क्या अटैच है, लोन पेयर और एक क्या है, हाइड्रोजन है। तो बिल्कुल पीछे घुमा के, ठीक है, फ्रंट वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजन, और बैक वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? तो अगर आप घुमाएंगे तो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, N2H4, तो यहां तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, यहां फ्री रोटेशन है नहीं। कोई कहे सर यहां फ्री रोटेशन है, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड, तो उससे रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं होगा। C2H4 फिर से वही बात, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, आप यहाँ रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। कार्बन हाइड्रोजन के बीच फ्री रोटेशन है, या आप कहेंगे सर ABCD वाला फॉर्मेट सेटिस्फाई इसने नहीं किया। ठीक, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो बिल्कुल ये कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। अच्छा, G और H की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये आइडिया दिमाग में आए कि यहां डबल बॉन्ड है, सर यहां डबल बॉन्ड है, तो ABCD बीच में पाई बॉन्ड हो गया, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां देखिए, अगर आपको फॉर्मूला ही सेटिस्फाई करना है तो यहाँ H और H बना लीजिए। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया, सिग्मा बॉन्ड, तो ये ज्योमेट्रिक, ये कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करने जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करेगा। इनफैक्ट G और H जो बने हुए हैं, ये आपस में कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ही हैं। इसके अबाउट अगर रोटेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि भाई ये सेम साइड चला जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपस में क्या है, सॉरी, अपोजिट साइड चला जाए। तो बेसिकली आपस में क्या है, कन्फर्मर्स ही है। ये आपस में क्या है, कन्फर्मर्स है। फिर से समझने की कोशिश करिए, यहां आप देखिए, यहां आपका क्या है, कार्बन कार्बन का क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। यहां आपने डबल बॉन्ड CH2 लगाया और यहां भी क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, लेकिन यहां जो रोटेशन है वो तो हो ही रहा है ना, तो जो डबल बॉन्ड CH2 वो क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी में नीचे चला जाएगा, एक पॉसिबिलिटी में ऊपर चला गया। ये आपस में क्या है, कन्फर्मर्स है। ठीक है, तो बिल्कुल ये दोनों स्ट्रक्चर कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करेंगे और आपस में बेसिकली कन्फर्मर्स ही बने हुए हैं। ठीक है, तो G एंड H आर बेसिकली कन्फर्मर्स ऑफ ईच अदर। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए, यानी फाइनली जो हम लोग का निष्कर्ष है वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से अगर रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्स आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और इसको हम लोग आगे स्टडी किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।